आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 1 पादपों में पोषण। इसका अर्थ है पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि हमारे खाने में, हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये भोजन में होते हैं, इन्हें भोजन के घटक कहते हैं। और क्योंकि ये हमारे शरीर के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें पोषक भी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक हैं वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। इन्हें भोजन के घटक भी कहते हैं और पोषक भी कहते हैं। इसके बाद यह आता है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? स्वयं तो बना सकते हैं, लेकिन हम पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे मान लो हम रोटी बनाते हैं तो गेहूं कहाँ से आता है? पौधों से। जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध कहाँ से आता है? जंतुओं से। लेकिन वो जंतु पौधों को ही खाते हैं। जैसे भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस घास खाती है, चारा खाती है, वो पौधों से मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मानव या अन्य प्राणी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होता है। इसका मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप का मतलब होता है कि या तो सीधे ही वो प्लांट्स पौधों को खाता है, जैसे सब्जियां खाते हैं, या फिर सब्जी खाते हैं जैसे, या फिर पौधों से फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उनको खाते हैं। तो वो तो हो गया कि उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष। और परोक्ष का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप। जैसे मान लो हम रोटी खाते हैं तो जैसे हम इस प्रकार हमने देखा कि ये मानव और अन्य जीव, जो जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है, वो पौधों पर ही निर्भर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये बूझो पूछता है, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे। पादपों में पोषण विधि। इसका अर्थ है पादप जो होते हैं वो किस प्रकार से पोषण करते हैं, कौन सी विधि है जिससे वो पोषण करते हैं। तो अब ये केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, देखो ये नोट कीजिए, पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उन्हें परिवेश में उपलब्ध होते हैं, मतलब वायुमंडल में या वातावरण में उसे उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये पौधे कैसे खाना बनाते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज से। जल और खनिज उन्हें जड़ के द्वारा मृदा से मिल जाती है, मिट्टी से मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से वायुमंडल से मिल जाती है। इस प्रकार वो भोजन बनाते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ हमारे भोजन में होते हैं वो हमारी शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक हैं। जैव प्रक्रम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो ये पोषक पदार्थ कौन से हैं? जो पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना, ये है जो पोषक पदार्थ। वो ऊपर बताया था कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब पोषक पदार्थ है। लिख रखा है, इन्हें पोषक कहते हैं। तो ये पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के काम आते हैं। जैसे शारीरिक संरचना, वृद्धि मतलब हम बड़े होते हैं, या फिर हम गिर जाते हैं, हमारी हड्डी टूट जाती है। इस प्रकार से जो भी हमारे शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट हो जाता है, तो उसके रख रखाव के लिए ये पोषक हमें समर्थ बनाते हैं। अगर ये पोषक नहीं होंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, और एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। अब
पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। अब ये जो स्वपोषण है ये किस में होती है? स्वपोषण जो है वो पौधों में होती है, क्योंकि ये लिखा रखा देखो, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पोषण की विधि है, जो स्वपोषण जो है ये विधि है, ये पादपों में ही मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, अधिकतर अन्य जीव जंतु या और अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित मतलब बनाया हुआ, पौधों ने जो भोजन बनाया है उसको ग्रहण करते हैं, तो उन्हें कहते हैं विषमपोषी। मैंने पहले ही बताया था कि जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष या ये लिख रखा देखो, मानव या अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से हम पौधों पर निर्भर करते हैं, तो इससे हम हुए विषमपोषी। तो ये नोट करेंगे, स्वपोषी कौन हुए? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। विषमपोषी कौन हुए? जो जीव जंतु पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर पता लग गया? स्वपोषी अपना खाना खुद बनाते हैं और विषमपोषी पादपों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब ये है जो पहेली ये पूछती है, पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब इसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? जैसे हमारा खाने का सामान किचन में बनता है या फैक्ट्रियों में बनता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती है, खाने की चीज़ें होती हैं, और रसोई घर में हमारा खाना बनता है। तो इसी प्रकार से पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, मतलब पौधों का खाना कहाँ बनता है, कौन सी किचन में बनता है या कौन सी फैक्ट्री में बनता है। तो क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है या अथवा केवल कुछ विशेष भागों में निर्मित होता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इन सब का आंसर हम आगे पढ़ेंगे, इनमें हमें मिल जाएगा। जैसे 1.2 प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां जो है यह है 1.2 प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। मतलब पौधे जो खाना बनाते हैं वो उसकी प्रक्रिया है, उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो किस प्रकार बनाते हैं, उस सारे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संश्लेषण बोलते हैं। तो पत्तियां, ये देखो ये लिख रखा, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अब ऊपर पूछा था पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ है, इसका आंसर मिल गया है पत्तियां जो है वो खाद्य, इनकी पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। लेकिन आगे देखते हैं, ये देखो ये खाद्य फैक्ट्रियां पौधों की यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हमें मिल गया था इधर कि पत्तियां जो है वो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। इसके बाद अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में खाना बनता है, खाना नहीं, जैसे मतलब कोई भी सामान बनता है तो उसके लिए कच्चा माल हमें वहाँ तक भेजना पड़ता है, फैक्ट्रियों तक, तभी तो वो सामान बनाती हैं। तो इसी प्रकार से जब पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियां हैं तो वहाँ तक भी सारा कच्चा माल पहुँचाना पड़ेगा। तो मृदा में अब ये कैसे पहुँचाते हैं? मिट्टी जो होती है उसमें जड़ें होती है, तो जड़ें क्या करती हैं, इनका अपना काम बटा हुआ है। जैसे घर में हमारा काम बटा होता है, इसी प्रकार से प्लांट्स का भी अपना काम बटा होता है। जैसे जड़ों का क्या काम होता है, मृदा में उपस्थित मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, ये तो जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करती हैं, सोखती हैं और वो ऊपर पहुंचा देती हैं। कहाँ पर? जड़ के ऊपर क्या होता है? तने तक पहुंचा दी। अब ये जो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये जो तना है उसमें से
ये जो जल और खनिज लवण है, ये जल और खनिज लवण ये जड़ों से तने तक पहुंच जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। अब पत्तियां जो हैं उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म रंध्र, मतलब जैसे हमारे स्किन पे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिससे वो भी रंध्र होते हैं। तो इसी प्रकार से पत्तियों पर भी सूक्ष्म रंध्र होते हैं। उनके द्वारा ये क्या करते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो पत्तियों के ऊपर कहाँ पर होते हैं सूक्ष्म रंध्र, सतह पर, पत्तियों के ऊपर ये सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं। उनका क्या काम होता है, उसमें से वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनमें प्रवेश करती है पत्तियों में रंध्रों जो द्वारा। ठीक है। तो अब ये हमारा प्रश्न 1 था, पहला पेज था। अब हम दूसरे पेज पे बोलते हैं कोशिकाएं हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी टॉपिक को चलने देते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये जो रंध्र अभी बताया था सूक्ष्म छिद्र, ये किससे घिरे होते हैं, द्वार कोशिकाओं से। द्वार कोशिकाओं जैसे सुना होगा पहले द्वारपाल होते थे या अब भी होते हैं, जो कई जो बिल्डिंग होती हैं उनमें बाहर ही दो आदमी खड़े होते हैं जैसे द्वारपालों की तरह, और वो सबको अंदर नहीं जाने देते, वो उन्हें ही अंदर जाने देते हैं जिनका आवश्यक कार्य हो या फिर जिनका कोई काम हो या जिनकी जरूरत हो, उन्हें अंदर जाने देते हैं। तो उनको द्वारपाल बोलते हैं। अब ये जो रंध्र है, ये इनके द्वार पर क्या होता है, द्वार कोशिकाएं। ठीक है। ये रंध्र जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऐसे छिद्रों को क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक है। अब रंध्र कहाँ होते हैं, पत्तियों की सतह पर, और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इसके बाद जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज जो है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। वाहिकाओं का क्या अर्थ होता है कि जो हमारी जैसे हमारे घरों में पाइपें लगी होती हैं, जमीन से पानी ऊपर ले जाने के लिए टंकी में पाइपें लगी होती हैं और मोटर लगी होती है। तो इस प्रकार से जो जल और खनिज जड़ों जमीन में होते हैं, ये तो जो जड़ों से ऊपर भेजे जाते हैं, जल में खनिज लवण मिक्स हो जाते हैं, और ये इसी प्रकार से जैसे पाइपों से हम पानी ऊपर भेजते हैं टंकी में, इसी प्रकार से पौधों में भी बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली वाहिकाएं होती हैं, नलियां टाइप की होती हैं, वो नलियों की जैसे वाहिकाएं बोलते हैं। उनके द्वारा पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाया जाता है। ठीक है। ये देखो इसमें लिख रखा है, ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। जैसे हमारे घर में जो नालियां पाइपें होती हैं जो किचन तक पहुंचती हैं, बाथरूम तक पहुंचती हैं, और अन्य जो कार्य करते हैं जैसे इसमें कपड़े वपड़े धोने के लिए हम कोई नल लगाते हैं, तो पूरे घर में फैली होती हैं। इसी प्रकार से ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। अभी इसका मतलब पूरे पौधे में फैल गई है। तो पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, मतलब कंटिन्यूअस लगातार जो एक मार्ग बनाती हैं। तो पोषकों को मतलब जड़ों से लेकर तने में जाती हैं, फिर शाखाओं में, फिर पत्तियों में। तो ये वाहिकाएं जो होती हैं, इनके द्वारा पोषक तत्व जो पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। अब जब पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंच गए तो पत्तियां आराम से खाना बना लेती हैं। अब पादपों में जो परिवहन मतलब जो पोषक तत्व किस प्रकार जाते हैं, ये डिटेल में हम लेसन नंबर 11 में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। वे ऐसा पत्तियों में क्या होता है जो खाना बना लेते हैं, लेकिन जो उसके जड़ हैं, तने हैं या शाखाएं, वो खाना नहीं बनाती। तो इसका हम यहाँ आंसर यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में हरा वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल। हरा वर्णक मतलब हरे कलर का एक वर्णक होता है जो कलर देता है, हरा कलर बना देता है पत्तियों का। तो वो ये होता है क्लोरोफिल। ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है उसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। अब क्लोरोफिल का क्या कार्य है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं हो तो जो सूर्य का प्रकाश है उससे इनको पत्तियों को ऊर्जा नहीं मिल सकती। सौर ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, जो सौर ऊर्जा, वो पत्तियों में उसका संग्रहण नहीं हो सकता, पत्तियों में वो नहीं रुक सकती। ठीक है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जो ये सौर ऊर्जा है इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है। तो क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये देखिए, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ गए होंगे, जैसे कि ये बोलेंगे पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्लोरोफिल, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश लेता है, सौर ऊर्जा लेता है और उसका संग्रहण पत्तियों में करता है। इस ऊर्जा का उपयोग, जो ऊर्जा है उसका क्या काम होता है? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनता है उससे। जैसे हमारे किचन में क्या होता है, जैसे गैस होती है उससे आग जलती है तो आग से खाना पकता है। तो इसी प्रकार से जो इनका खाना कैसे पकेगा? सूर्य की जो गर्मी, सूर्य की ऊर्जा, उसकी गर्मी से खाना पकता है। ठीक है। हम भी जल डालते हैं उसमें और आग जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इनका खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो ये हमें अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य से सौर ऊर्जा लेती है जिससे खाना बनाने का उपयोग होता है, खाना बनाने में उपयोग होता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य का प्रकाश जरूरी, जैसे मान लो हमारे यहाँ बिना गैस के या चूल्हे के, बिना आग के खाना नहीं पकता, इसी प्रकार से बिना सूर्य के प्रकाश से खाना नहीं बनता। तो इसी प्रकार, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है, अभी इसका क्या रिजल्ट निकला कि हमने देखा क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नंबर 1 क्या है? क्लोरोफिल। नंबर 2 सूर्य का प्रकाश। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय प्रक्रम क्यों है? क्योंकि देखो, पत्तियां अपना खाना कैसे कैसे बनाती हैं? धूप से, हवा से। क्या हम बना सकते हैं ऐसे? धूप से, हवा से, पानी से ये अपना खाना बनाती हैं। क्या हम तो नहीं बना सकते ऐसे? तो ये एक अद्वितीय प्रक्रम है पृथ्वी पर। इससे खाना बनता है पौधों का खाना बनता है। तो पौधे जीवित हैं और पौधों से फिर हमें तरह तरह के जैसे फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, या फिर हम पौधों को खाते हैं। पौधों पर हम निर्भर रहते हैं। पौधों की पत्तियों में जो वो सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पौधों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। पौधों पर हम निर्भर रहते हैं, तो इसका मतलब हम भी पौधों के खाना बनाने के कारण ही जीवित होते हैं। इस प्रकार से इसे एक अद्वितीय प्रक्रम कहते हैं। अब देखो, जैसे हम खाना बनाते हैं तो जितना खाना हम उपयोग करते हैं वो खाना हमारे दैनिक क्रियाओं में उपयोग हो जाता है, लेकिन जो खाना बच जाता है वो हमारे अंदर संग्रहित हो जाता है, मतलब बच जाता है, वो हमारे अंदर इकट्ठा रहता है। तो इसी प्रकार से जो पत्तियों ने जो खाना बनाया है वो जो है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती, सौर ऊर्जा ली जाती तथा जो पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो सौर ऊर्जा जो है वो खाद्य के रूप में जो खाना बनता है वो पौधों में संचित हो जाता है, मतलब उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। वो अपने जो पहले से खाना बनाया होता है वो अपने अंदर संचित कर लेते हैं और इसी को फिर उपयोग करते हैं। और जब पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर हम क्योंकि हम उस पर निर्भर रहते हैं, जीव जंतु उस पर निर्भर रहते हैं, तो हम भी नहीं रह पाएंगे और जीवन संभव नहीं है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ रखा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तभी मैंने बताया था, प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, खाना उपलब्ध नहीं होगा तो जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन पर निर्भर करते हैं, तो वो भी, उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है।
तो ये लिख रखा है, जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। ये ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और इससे एक अलग एक और पदार्थ बनता है इसके अतिरिक्त, इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक, बहुत ही आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। ये देखिए, ऑक्सीजन, जो खाना जब बनता है पौधों का तो वो ऑक्सीजन गैस भी निर्मित करते हैं। ऑक्सीजन गैस किस लिए काम आती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस द्वारा ही हम सांस लेते हैं, वही सांस के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी और हम भी जीवित नहीं हो सकते। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके दौरान जो क्लोरोफिल युक्त, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है, उससे युक्त कोशिकाएं 1.2 में दिखाई गई है। 1.2 कहाँ है? ये 1.2, ये पत्ती है, इसमें ये दिखा रखा है, ये बड़ा करके क्या दिया रखा है? रंध्री द्वार। देखो ये कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, ये जब इन्हें जरूरत होती है खाने की, नहीं उनको कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये खुल जाती है, अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये देखें, ये इसको बड़ा करके दिखा रखा है। ये ग्रीन कलर का ये वर्णक है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो, ये क्लोरोफिल है। और ये द्वार कोशिकाएं, ये देखो द्वार खुला हुआ है इसमें, ये रंध्र। ठीक है, रंध्र जो बीच में खुला हिस्सा, ये रंध्र है, ये छिद्र है और ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये पत्ती के काट है। ठीक है। तो अब ये है, इसमें देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करती हैं। इस प्रकरण को निम्न समीकरण द्वारा दिखाया। अभी इसको हम समीकरण से भी दिखा सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो खाना कैसे बनाती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो खाना होता है वो बनता है और ये ऑक्सीजन जो हम सांस द्वारा लेते हैं। इस प्रकार में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। जो खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और वो पत्तियों में संचित हो जाता है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, मतलब जो बनता है कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च होता है, पत्तियों में होता है वो। इसके बाद अभी ये लिखा करेगा, भोजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी और भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों का में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कि अगर पत्तियां, कई देखा होगा बड़ी तरह तरह की पत्तियां होती हैं, लाल भूरी रंग की या बैंगनी रंग की, तो क्या उनका खाना कैसे बनता है? उसमें तो क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? तो इसके बाद ये पढ़ेंगे, देखो कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, ये हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये पत्तियों के अतिरिक्त हरे तने और हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे मरुस्थलीय पौधे, जो मरुस्थलीय होते हैं, जो सूखे, जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सूल होती है। जैसे जो पत्तियां होती है वो देखो, ये लिख रखा, पत्तियां जो सल्क का रूप धारण कर लेती है, मतलब सल्क रूपी हो जाती है वो। सूल जो कांटेदार होती हैं वो पत्तियां, और कांटेदार होने का जैसे वो आगे से बिल्कुल बारीक होती हैं, तो उससे वाष्पोत्सर्जन जो होता है, मतलब पानी जो उड़ता है वो कम उड़ता है। वाष्पोत्सर्जन होता है कि पानी जो है वो भाप बन के, सूर्य के प्रकाश से भाप बन के ऊपर उड़ना, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्षय को कम करने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो सूल रूपी होती हैं। तो इन जो पत्तियां तो सूल बन जाती हैं, तो खाना कौन बनाता है? तने। इनके तने हरे होते हैं। ये जैसे सुना होगा, कैक्टस पौधा देखा होगा या एलोवेरा देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं, उनके जो तने वो हरे होते हैं, तो वो खाना बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अब ये जो बूझो के सवाल का, बूझो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे सकते हैं, क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण? नहीं, कुछ पौधों की पत्तियां गहरी लाल होती हैं। हाँ, इसका जवाब आगे मिलेगा। लेकिन ये जो है कि पत्तियों के अलावा
तने भी खाना बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्रियाकलाप ये है, एक पॉइंट है कि ये कक्षा 6 में हमने किया था आयोडीन के परीक्षण कि पौधों में स्टार्च होता है कि नहीं। इसके बाद हरी पत्तियों के अतिरिक्त ये जो बूझों ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ये ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये हरी पत्तियों में के अतिरिक्त अन्य रंग की जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये अभी ये पूछा था इसने बूझों ने पूछा, गहरी लाल रंग की, बैंगनी रंग की, भूरे रंग की पत्तियां भी होती हैं, क्या उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये है उन पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो हरी कलर की क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, मतलब उसको ढक लेते हैं। जो हरा लाल रंग जो होता है वो उसको इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया। अब देखो, आपने गीली दीवारों पर, तालाब, ठहरे हुए जलाशयों में हरी अवपंकी कोई पौधे जैसे काई जो होती काई जैसे पौधे पादप देखे होंगे। देखे जहाँ पर पानी रहता है या फिर तालाब होते हैं या पानी गिरता रहता है, वहाँ पे हरे रंग की कुछ काई जम जाती है। तो ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। अब इन काई को ये कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। इन शैवालों के कारण ये काई बनती है। ठीक है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? तो काई का रंग हरा क्यों होता है बताइए जरा। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। देखो पत्तियों का हरा रंग किस लिए होता था? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये भी जो काई है उसका भी हरा रंग किस लिए होता है? उसमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये जो शैवाल हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो ये भी सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित कर लेते हैं। इस प्रकार से ये भी अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। अब देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लीव्स दिखा रखे हैं, डिफरेंट कलर्स। ये देखो येलो कलर है, ये बैंगनी सा कलर है, ये ग्रीन कलर से कुछ अलग कलर दिखा रखे हैं। इस प्रकार की पत्तियां देखी होंगी आपने। अच्छा, अब है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कि पौधे जो है उनमें, अब हम पढ़ेंगे पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधों में कुछ और भी बनता है। हाँ बनता है, ऑक्सीजन बनता है। चलो ऑक्सीजन के अलावा और देखते हैं, और भी कुछ बनता है। तो आपने अभी पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये देखो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं ये। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से बना होता है? देखो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये है कार्बन, और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। ये कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इससे मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। जो इनका उपयोग है खाने के जो अन्य घटक होते हैं उनको बनाने में भी उपयोग होता है। परंतु ये देखा, परंतु प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। भाई प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे पौधों में प्रोटीन भी होता है। तो वो कहाँ से बनता है? क्योंकि जो पत्तियां खाना बनाती है वो तो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें तो नाइट्रोजन होता है। अभी नाइट्रोजन कहाँ से आई? नाइट्रोजनी पदार्थ कहाँ से आई? ये क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने? तो अभी देखते हैं ये कैसे कहाँ से आए। क्योंकि जिस दालों में प्रोटीन होता है, इस प्रकार के पौधे जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आए ये पढ़ते हैं। अच्छा, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। कि उसमें नाइट्रोजन पदार्थ होता है तब नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो इसलिए नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? अब ये है
याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है। वायु में नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है? 78% होती है। तो ये नाइट्रोजन वायु में प्रचुर मात्रा में, मतलब काफी मात्रा में पाई जाती है, खूब पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, मतलब गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो पौधे। तो क्या होता है, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु, राइजोबियम बोलते हैं, आगे पढ़ोगे तुम उनके बारे में। विशेष जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो ये जो विशेष जीवाणु होते हैं, राइजोबियम नाम उनका, ये राइजोबियम टाइप के विषाणु जीवाणु होते हैं विशेष, ये गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं। और जो ये उपयोगी यौगिक जो होते हैं, ये विलेय पदार्थ होते हैं। विलेय का मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, ये विलेय पदार्थ होते हैं। ये पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब जो जड़ों में जो जमीन में पानी होता है उसमें ये घुल जाते हैं, ये विलेय पदार्थ, ठीक है। और उसमें घुलने के बाद जो जड़ें हैं वो उनको पानी के साथ अवशोषित कर लेती हैं और ये ऊपर पत्तियों तक भेज देती हैं। तो नाइट्रोजन भी पहुंच जाता है पत्तियों तक, ठीक है। तो संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। ये भी इस प्रकार से भी नाइट्रोजन मृदा में मिक्स हो जाता है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। मतलब और जो क्या लिख रखा है इसमें, देखो, अन्य संगठक, उनके साथ जो नाइट्रोजन है उसकी भी इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पौधों की नाइट्रोजन की जो मांग है उनकी आपूर्ति भी हो जाती है। मतलब पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, उसके साथ साथ इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। और देखो ये इसको जो नाइट्रोजन है, फिर इससे ये जो है प्रोटीन और वसा भी, इसका भी संश्लेषण फिर ये पादप करते हैं ये, ठीक है। तो अब पादपों ने किस किस चीज़ का संश्लेषण किया है, क्या क्या बनाया है, खाना बनाया था, देखो कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं, उसके साथ साथ उसमें प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी होता है, ठीक है। तो अब हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब यहाँ तक एक बार हम देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है। अच्छा, इसमें हमने हमारे ये रह गया था, ये देखो, ये प्रकाश संश्लेषण का ये है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने की व्यवस्था चित्र। इसमें ये पौधा है, इसमें ये पत्तियां हैं, ठीक है। ये देखो, ये जड़ें हैं। तो जड़ें जड़ें हैं जो ये जल मृदा से, ये मिट्टी है, इससे जल एवं खनिज लवण ऊपर लेती है। देखो ये तीर का निशान बना रखा ऊपर जाते हुए, तो ये यहाँ तक पत्तियों में पहुँच गया, ये शाखा में या फूल तक पहुँच गया ऊपर तक, खनिज लवण और जल। अब ऊपर से सूर्य से सौर ऊर्जा ले ली, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब उसके बाद क्या छोड़ रहे थे कि ये ऑक्सीजन ये इधर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उससे उसका भोजन बन जाता है। तो ये बन गया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ऐसे प्रकाश संश्लेषण तुम अपनी कॉपी में भी बना सकते हो, इसको चार्ट में भी बना सकते हो, और उससे जब बनाओगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा हम जल्दी से इसको गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ा है कि पौधों जो इसमें भोजन में क्या क्या पोषक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये आवश्यक घटक होते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। उसके बाद पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और मनुष्य जो है उस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी उन पर निर्भर होते हैं। ऐसे केवल पौधे ही अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, खनिज से और सूर्य के प्रकाश से ये अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद है इनमें सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जिस प्रकार से कौन सी विधि से सजीव अपना भोजन वो उपयोग करते हैं तो उसको पोषण कहते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पौधे ही अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए पौधे स्वपोषी हुए। और विषमपोषी कौन से हुए? हम, जैसे हम और जीव जंतु जो पौधों
के द्वारा बना हुआ खाना ही ग्रहण करते हैं, पौधों द्वारा ही, पौधों को ही खाते हैं, पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है? पत्तियाँ खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। मृदा से क्या जो है वो जड़ मृदा से जल और खनिज लवण लेते हैं और तने के माध्यम से ऊपर पहुंचा देते हैं। और पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों के सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं या फिर रंध्र भी कहते हैं। रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये जो द्वार कोशिकाएं होती है जब जरूरत पड़ती है तो खुल जाती हैं, तो ये बंद हो जाती हैं। और जल और खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जड़ तना तथा शाखाओं पत्तियों तक फैली होती है। इन्हीं से जो इनको जरूरत होती है, जैसे जल या खनिज लवण, वो पत्तियों तक या शाखाओं तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करता है और उससे खाद्य संश्लेषण होता है, मतलब खाना बनता है। और इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अभी देखिए प्रकाश संश्लेषण हम शॉर्ट में भी ऐसे दिखा सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो यह प्रकाश संश्लेषण अद्वितीय प्रक्रम है, ये नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। और इससे एक परमावश्यक ऑक्सीजन भी बनता है। देखो अभी प्रकाश संश्लेषण को हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल। ये देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। और पत्तियों में ये जो खाद्य कार्बोहाइड्रेट जो बना है वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पत्ती दिखा रखी है, काट दिखा रखी है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य जो रंगों की पत्तियां भी खाना बनाती हैं। ठीक है, और काई भी अपना खाना खुद बनाती है, क्योंकि उसमें जो शैवाल होते हैं, कुछ जीव होते हैं वो, और उसमें उनके कारण खाना बनाती है। उनमें भी क्लोरोफिल होता है, काई में भी, ये लिख रखा देखो, इनमें क्लोरोफिल होती है, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। अपना खाना खुद बनाती हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा देखो जो पौधे जो खाना बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्रोटीन भी होता है। ठीक है, ये और ये एक विशेष जीवाणु के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये हो जाता है देखो, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी होता है। तो अब यहीं तक पढ़ेंगे और ये 1.3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मुझे आशा है आपको सारा समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ आ गया मुझे लिख कर भेज सकते हैं। धन्यवाद।